वीवर्स जस्ट इमेजिन इंसान गलती से एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाए जहां पर लिटरली 3 सूरज मौजूद थे, लेकिन इस हैबिटेबल इन्वायरमेंट के कारण वहां बहुत ही भयानक और खतरनाक क्रिएचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लोग अपना मिशन कर रहे थे। वो लोग अर्थ की तरह एक ऐसे प्लेनेट की तलाश कर रहे थे जहाँ पर इंसान आसानी से रह सकते हैं। वो सारे एस्ट्रोनॉट्स हाइपर चेम्बर के अंदर बंद होते हैं। ये एक ऐसी चेम्बर थी जिसके अंदर जाने के बाद आपकी उम्र नहीं बढ़ती, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कई सालों का सफर आसानी से तय कर सकते थे। चैम्बर के अंदर जाने के बाद ना ही भूख लगती थी और ना ही प्यास। वो सभी अपने टारगेटेड पॉइंट पर जाते रहते हैं। इस मिशन में खास बात ये थी कि उनके साथ रेडिक नाम का एक क्रिमिनल भी मौजूद था जिसने अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे क्राइम किए थे। रेडिक को सजा के तौर पर उन सभी के साथ स्पेसशिप में भेजा जाता है, लेकिन उस स्पेसशिप से बहुत सारे मीटेओरॉइड्स टकराने के कारण वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। स्पेसशिप तो काफी तेजी से नीचे जाने लगती है। इतनी ज्यादा हलचल होने की वजह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट अपने चैम्बर से बाहर निकल गए थे। उन्हीं लोगों में कैरोलिन और ओवेन नाम के 2 एस्ट्रोनॉट होश में आकर तुरंत स्पेसशिप के कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हैं और अब उनका स्पेसशिप लगातार एक अनजान प्लैनेट की तरफ बढ़ता जा रहा था। कैरोलिन डिसाइड करती है कि वो स्पेसशिप का एक्स्ट्रा हिस्सा निकाल देगी जिसकी वजह से उनका वेट कम हो जाए और वो प्लैनेट पर ना जाकर गिरे, लेकिन ओवेन कैरोलिन को बता रहा था कि इससे कई लोगों की जानें जा सकती हैं और अब तो उन्हें कैसे भी करके सभी लोगों की जान बचानी थी। इसीलिए कैरोलिन और ओवेन डिसाइड करते हैं कि वो उस प्लेनेट पर जाएंगे। कुछ ही देर बाद उनके स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। हालांकि स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग मारे जाते हैं। सही मौका देखकर रेडिक नाम का वो अपराधी वहां से भाग चुका था। जॉन नाम का दूसरा एस्ट्रोनॉट रेडिक को वहां पर ना पाकर एकदम घबरा जाता है। उसने अपने सभी क्रू मेंबर्स को ये खबर दे दी थी कि रेडिक अब आजाद हो चुका है और वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए उन सभी को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब जैसे ही बाकी क्रू मेंबर्स बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चला कि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में है, जिससे कि वो सब बड़ी आसानी से सांस ले पा रहे थे। लेकिन उस प्लेनेट के एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 सूरज होते हैं जिन्होंने प्लेनेट को पूरा घेर लिया था। इसीलिए प्लेनेट के ऊपर दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि 3 सूरज होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था। अब पेरिस नाम का एक आदमी अपने साथ बहुत सारी दारू की बोतल्स लाया था। उनके पास पीने के लिए पानी होता नहीं, इसीलिए वो सब ड्रिंक से ही काम चलाते हैं। लेकिन इमाम नाम का एक एस्ट्रोनॉट जो कि मुसलमान था, वो अपने बेटे के साथ मिलकर ये ड्रिंक पीता ही नहीं। उसने ये डिसाइड किया कि वो जमीन के अंदर से पानी निकालेगा। अब जॉन को ये पता चल गया था कि रेडिक यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए वो कैरोलिन और बाकी सभी के साथ मिलकर रेडिक को ढूंढने चला जाता है। जॉन को दूर से बहुत ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो लोग थोड़ा खुश होकर पेड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन पास जाकर उन्हें पता चला कि वो कोई पेड़ नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े विशालकाय जानवरों के स्केलेटन्स हैं। यानी इस प्लेनेट पर इसी तरीके के क्रिएचर्स मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए उन सभी को ये सारी बातें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं उनके ऊपर कौन सा क्रिएचर कब हमला कर दे। वो सब साथ मिलकर अपना सफर तय करने लग जाते हैं। उनकी पूरी टीम चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर एक हेडक्वार्टर बना हुआ था। वहाँ पर तो अलग अलग टाइप की मशीन्स मौजूद होती हैं, मानो कि इंसान पहले भी इस जगह पर अपना रिसर्च करने आ चुके हैं। जॉन और बाकी सब वहाँ की सारी टेक्नोलॉजीज को देखने लग जाते हैं। कैरोलिन जब और भी ज्यादा डिटेल में देखने के लिए अंदर जाती है तब उसे प्लेनेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। दरअसल 3 सूरज होने के कारण इस प्लेनेट पर कभी अंधेरा होता ही नहीं था। अब कैरोलिन को वहाँ पर एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप मिल जाती है। कैरोलिन तो एकदम खुश होकर ये देखने के लिए सभी को बुला लिया था। हालांकि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैरोलिन को ये पता चलता है कि स्पेसशिप की बैटरीज खराब हो चुकी हैं, इसीलिए उन्हें अपनी डिस्ट्रॉय हुई स्पेसशिप में से बैटरीज लानी पड़ेंगी। अब यहाँ दूसरी तरफ पेरिस और बाकी लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो सब जाकर देखने लगी तब वहाँ पर एक दूसरा आदमी मौजूद था। हालांकि एक दूसरा एस्ट्रोनॉट उस आदमी को बिना कुछ सोचे समझे शूट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो क्रिमिनल रेडिक है। इस बात से बाकी क्रू मेंबर्स काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उस आदमी को इस जगह के बारे में कुछ पता हो सकता था, पर अफसोस उसकी जान चली गई थी। जिस एस्ट्रोनॉट ने उस आदमी को मारा था वो उसे दफनाने के लिए लेकर जाने लगता है। पास ही में उस एस्ट्रोनॉट ने एक गुफा देखी जिसके अंदर वो आदमी की बॉडी को डालने की सोच रहा था, लेकिन वो जैसे ही होल के अंदर देखता है तभी किसी अनजान चीज ने तुरंत ही उस एस्ट्रोनॉट को अंदर खींच लिया था। हालांकि बाकी एस्ट्रोनॉट उस आदमी को बचाने आते हैं, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस एस्ट्रोनॉट के तो पूरे बॉडी के चीथड़े उड़ गए थे। अब जैसे ही एक एस्ट्रोनॉट पास में जाती है तभी उस जगह पर रेडिक भी मौजूद था, जिसके हाथ में चाकू देखकर फीमेल एस्ट्रोनॉट को लगता है कि उसके दोस्त का मर्डर रेडिक नहीं किया है। इसीलिए अब फीमेल एस्ट्रोनॉट ने बाकी सभी को ये बात बता दी थी। जॉन और उसकी पूरी टीम वहाँ पर आकर रेडिक को फिर से पकड़ लेती है। रेडिक को स्पेसशिप के अंदर बंदी बना लिया गया था। कैरोलिन तो रेडिक से बार बार पूछ रही थी कि उसने हमारे
हमारे दोस्त को क्यों मारा। लेकिन रेडिक साफ साफ कहता है कि उसने बहुत से लोगों का मर्डर किया था, लेकिन उसने तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी नहीं किया। रेडिक कैरोलिन को बता रहा था कि इस प्लेनेट पर उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक चीजें हैं जो सभी की जान एक ही बार में ले सकते हैं। रेडिक कह रहा था कि उन्हें होल्स के अंदर जाकर चेक करना चाहिए। ये बात सुनकर कैरोलिन उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। कुछ देर तक अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उसके ऊपर हमला करना चाहता है। कैरोलिन बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसके लिए बाकी क्रू मेंबर्स उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आने के बाद कैरोलिन बता रही थी कि उनके दोस्त का मर्डर रेडिक ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, और ये जरूर वही क्रिएचर्स हो सकते हैं जो जमीन के अंदर मौजूद हैं। अब जॉन रेडिक के पास आकर उसके साथ एक डील करता है। जॉन कह रहा था कि अगर रेडिक उनकी यहाँ से निकलने में मदद करेगा तब वो सब रेडिक को हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। हालांकि सबसे पहले रेडिक इस बात के लिए मानता नहीं, लेकिन एंड में आकर उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए रेडिक उन सभी की मदद करने के लिए मान जाता है। इसीलिए अब उन्हें सबसे पहले स्पेस स्टेशन में जाना पड़ेगा मदद लेने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ इमाम और उसके बच्चों ने एक मशीन का यूज करके जमीन से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया था, और अब तो शायद से उन्हें पानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ कैरोलिन और जॉन स्पेसशिप के अंदर कुछ बातें करते रहते हैं। जॉन कह रहा था कि भले ही रेडिक हमारी मदद करने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन वो हमें कभी भी धोखा दे सकता था। रेडिक ने इसी तरीके से एक स्पेसशिप को हाईजैक कर लिया था, साथ ही साथ उसने सभी एस्ट्रोनॉट को भी मार दिया था। रेडिक का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम पावर सेल्स लेकर स्पेसशिप को स्टार्ट भी कर देंगे तब रेडिक हम सबको छोड़कर वहाँ से अकेला ही चला जाएगा। इसीलिए अब कैरोलिन को भी रेडिक पर शक होने लगता है। अब वो सारे क्रू मेंबर्स बैठकर ये प्लान बनाते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी इमाम सभी को बताता है कि उसका बेटा बेसमेंट के अंदर फंस चुका है। उस बेसमेंट के अंदर तो बहुत ही खतरनाक उड़ने वाले क्रिएचर्स मौजूद थे जो देखते ही देखते इमाम के बेटे पर हमला कर देते हैं। इमाम और बाकी सब तुरंत उसे बचाने के लिए बेसमेंट में आ गए थे, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, जिससे कि वो अंदाजा लगा रहे थे कि इन सारे लोगों को प्लैनेट्स पर रहने वाले क्रिएचर्स ने ही खत्म किया होगा, और वो सब सारे क्रिएचर्स सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। उस जगह पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैरोलिन को एक डार्क सीक्रेट पता चला था। दरअसल इस प्लैनेट पर पूरे 22 महीनों बाद ग्रहण लगता था, जिससे कि प्लैनेट पर मौजूद सारे क्रिएचर्स एकदम एक्टिवेट होकर चारों तरफ फैल जाते थे, और शायद से इन्हीं क्रिएचर्स ने सबसे पहले आए हुए इंसानों को खत्म किया होगा। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि आज 22 महीने पूरे होने वाले थे, यानी कि ग्रहण का वक्त आज ही होगा। हालांकि सभी लोग इस बात को मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब वो नोटिस करते हैं कि एक प्लेनेट उनके काफी करीब आ चुका है और अब धीरे धीरे दिन भी ढलने लगा था, इसके बाद वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें एकदम से रियल हैं। अब सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए पावर सेल्स लेने चले जाते हैं, जिससे कि वो अपनी नई स्पेसशिप के अंदर डाल सके और यहाँ से बाहर निकल सके। रेडिक और बाकी सब ने तो अपना काम खत्म भी कर लिया था, लेकिन अब ग्रहण लग जाता है, जिससे अंधेरा होने पर प्लेनेट पे मौजूद सारे क्रिएचर्स और एनिमल्स बाहर निकलने लगे थे। उन सभी क्रिएचर्स में तो उड़ने वाले से लेकर रेंगने वाले जानवर थे। देखते ही देखते जॉन और रेडिक की पूरी टीम को उन क्रिएचर्स ने घेर लिया था, जो लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। हालांकि उनके कई मेंबर्स मारे जा चुके थे, लेकिन रेडिक उन क्रिएचर्स से आसानी से बच जाता है। अब उन सभी ने पावर सेल्स निकालकर वहाँ पर लाइट जनरेट कर दी थी, और वो क्रिएचर्स लाइट पर हमला नहीं करते, इसीलिए उन सभी को एक मौका मिल गया था क्रिएचर से बचने का। वो लोग स्पेसशिप के पास सही सलामत पहुंच जाते हैं, लेकिन अब पेरिस डर के मारे बाकी सभी से अलग हो गया था। लेकिन अब उसकी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी, इसीलिए अब अगले ही मोमेंट में उन खतरनाक क्रिएचर्स ने पेरिस पर हमला कर दिया था, जो देखते ही देखते उसे पूरा खा जाते हैं। रेडिक समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी क्रिएचर्स उनका ही पीछा क्यों कर रहे हैं। रेडिक को लग रहा होता है कि उन सभी में से कोई न कोई तो घायल है, और अब खून की सुगंध आने की वजह से वो क्रिएचर्स उनका पीछा कर रहे हैं। अब इसके बाद रेडिक और जॉन की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। इस बार रेडिक जॉन को बहुत ज्यादा मारता है। जॉन की बॉडी से थोड़ा सा खून निकलने लगा था, इसीलिए वो खतरनाक क्रिएचर सेंस करते हुए जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, और अब एंड में जॉन भी मारा जा चुका था। रेडिक और कैरोलिन बाकी सभी को यहाँ से लेकर जाते रहते हैं, लेकिन उनका लक बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वहाँ पर तो लिटरली बारिश होने लगी थी, जिससे कि उन सभी की मशाले बुझ जाती हैं, और अब वो क्रिएचर्स उनके ऊपर आसानी से हमला कर सकते थे। उनसे बचने के लिए रेडिक और बाकी सब एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जो विशालकाय जानवरों के स्केलेटन से बना था। रेडिक कह रहा था कि तुम सब यहीं पर रहो, और वो जाकर पावर सेल्स की मदद से स्पेसशिप को स्टार्ट करके यहाँ पर लाएगा, क्योंकि रेडिक के पास एबिलिटी थी कि वो अंधेरे में भी देख सकता है। सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं, और रेडिक स्पेसशिप लेने के लिए चला गया था। लेकिन कैरोलिन को रेडिक पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि स्पेसशिप मिलने के बाद रेडिक अकेले ही यहाँ से भाग जाएगा, इसीलिए कैरोलिन रेडिक को बिना बताए उसका पीछा
करने लग जाती है। कैरोलिन जब रेडिक के पास पहुंचती है तब उसका शक एकदम सही निकलता है। रेडिक तो यहाँ से अकेले ही भागने की तैयारी में लगा था। रेडिक कैरोलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कैरोलिन उसे बता रही थी कि हम सब एक टीम है और सभी की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। कैरोलिन तो रेडिक से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि वो सभी को बचा ले। रेडिक भी इस बात के लिए रेडी हो गया था। अब वो इमाम और उसके बेटे को बचाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। यहाँ पर रेडिक उन खतरनाक क्रिएचर्स का ध्यान भटका रहा था और वहाँ कैरोलिन, इमाम और उसका बेटा स्पेसशिप के अंदर चले जा रहे थे। रेडिक तो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से घिर चुका था। तो काफी टाइम बीतने के बाद भी जब रेडिक स्पेसशिप के अंदर नहीं आता तब कैरोलिन रेडिक को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है। कैरोलिन को पता था कि रेडिक इन क्रिएचर से जीत नहीं सकता, इसीलिए अब रेडिक के मिलने के बाद कैरोलिन अपनी बॉडी पर एक कट लगा देती है, जिससे कि वो खतरनाक क्रिएचर्स ब्लड को सेंस करते हुए कैरोलिन को पकड़कर खाने लग जाते हैं। रेडिक को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि कैरोलिन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। रेडिक कैसे भी करके स्पेसशिप में पहुंचता है और अब उनकी पूरी स्पेसशिप तैयार थी टेक ऑफ करने के लिए। रेडिक तो ये भुला ही नहीं पा रहा था कि कैरोलिन ने उसकी जान बचाई और अब रेडिक डिसाइड करता है कि वो बचे हुए क्रू मेंबर्स को सही सलामत अर्थ पर पहुंचाएगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।